So, in this tutorial, guess what we are going to learn? Java. So, सबसे पहले हम जावा के बेसिक्स एक्सप्लोर करेंगे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि हम यार बेसिकली इसमें सिर्फ थियरी को इंक्लूड करने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स विल बी इंक्लूडेड कल से हम प्रैक्टिकल्स कल से करने वाले हैं, सो इट विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट डू थियोरेटिकल्स. सो बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि यार जावा की डेफिनेशन क्या होती है. सो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम विच इज एन कंपनी. ऑलराइट, सो बेसिकली जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, करता है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन किया गया. सो बेसिकली उसमें बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है. एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स Gosling at Sun Microsystems, released in 1995. ऑलराइट, सो बेसिकली ये लैंग्वेज लिखी गई है सी और सी प्लस प्लस में. इसीलिए दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जावा इज सो पावरफुल एंड फास्ट, बिकॉज ये सी और सी प्लस प्लस काफ़ी ज़्यादा फास्ट लैंग्वेजेस हैं. और उसमें यार सी और सी प्लस प्लस में एक और लैंग्वेज अभी अभी नई नई इंट्रोड्यूस हुई है. आई थिंक वो फायर एक्सटेंशन वाली एक लैंग्वेज है, आई थिंक मोजो, या वो भी काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है. सो एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न यार पाइथन में भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज सी और सी प्लस प्लस में लिखी गई है, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट है, विच मेक्स जावा अ लॉट फास्टर. सो नाउ वील जस्ट अंडरस्टैंड यार प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या होता है. सो ये डिवाइड कर लो. अगर इसको देखा जाए तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है उसे फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं किसी भी एक मान लो एक इंस्टेंस के लिए. ये बेसिकली एक जेरोक्स की तरह हो गया. मेरे पास एक फॉर्म है और उसके लिए मान लो कि मैंने एक फॉर्म बना दिया, पहले एक फॉर्म बना लिया, उसकी 10 जेरोक्स निकाल लो, 10 लोग भर देंगे, और वो 10 लोग जिन्होंने भरी वो हो गए ऑब्जेक्ट्स, और जो बेसिक मेन फॉर्म जो मेरा था वो हो गया हमारा क्लास. सो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली काम करती है. थोड़ा और समझ लेते हैं. थोड़ा और समझ लेते हैं कि यार इंपॉर्टेंस देखा जाए तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली यार हम डे टू डे यूजेस में करते हैं, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 90% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम, वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अप्रोचेस क्या होते हैं तो यार प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ऊपर से नीचे जाती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच होता है बेसिकली, क्योंकि सारे फंक्शंस और वो सब पहले डिफाइन कर लेते हैं, बाद में हम सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, आखिर में मेन फंक्शन हम कॉल करते हैं. दैट इज वाई इट इज बॉटम अप अप्रोच. फिर बात करें एक्सेस स्पेसिफायर्स की, तो पीओपी में कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 3 होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जिनको हम ऑब्वियसली आगे पढ़ने वाले हैं कि यार ये क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनका क्या मतलब होता है. देन डेटा मूविंग की बात करें तो यार फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि पीओपी में डेटा का मूवमेंट बहुत ईजी होता है. इसको यहाँ बनाया, उधर कॉल कर लिया, उधर बनाया, उधर कॉल कर लिया, तो ये बेसिकली इसको ईजी भी कर लेता है और वनरेबल भी कर देता है. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये सब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सो ये उसको लेस वनरेबल करता है और इसको सिक्योर ज़्यादा करता है. बट थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टार्टिंग में, बट इट मेक्स इट सिक्योर. सो अब थोड़ा और देख लेते हैं इसको. एक्सपांशंस, डेटा एक्सेस, डेटा हाइडिंग, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेसिकली हम, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न यार ओओपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इन द बिगिनिंग वी आर गोइंग टू डू पीओपी ओनली. सो ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि यार ऑपरेटर्स किस प्रकार के होते हैं और ऑपरेटर्स सबसे पहले होते क्या हैं. ऑपरेटर उसे कहते हैं जो एक सिंबल होता है और ऑपरेशन करता है. सिंपल एज दैट. एन ऑपरेटर एक्ट्स ऑन वेरिएबल कॉल्ड ऑपरेंड्स. ऑलराइट, सो हमने अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि अरिथमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, बिटवाइज हो गया, लॉजिकल हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, स्पेशल ऑपरेटर हो गया. ये सारे अलग अलग हमने उसको डिवाइड कर रखा है. ये मेन कैटेगरीज है. इनके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती है. जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर ले तो चलो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं. तो अरिथमेटिक में हमारे पास अलग अलग होते हैं, जैसे कि सिंपल होते हैं और फिर कॉम्पाउंड होते हैं. तो सिंपल और कॉम्पाउंड बेसिकली होते तो सेम ही है, बस उसको लिखने का तरीका अलग होता है. कॉम्पाउंड को तुम लोग शॉर्ट हैंड मेथड के नाम से भी जान सकते हो. ये एक ईजी वे होता है लिखने का, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई, दोनों का मतलब एक ही होता है, बट द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट. कॉम्पाउंड असाइनमेंट किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि यार ये एक शॉर्ट एंड मेथड है, इसको जल्दी लिखा जा सकता है, एंड इट ऑल्सो मेक सेंस. यार वो दोनों ही मेक सेंस करते हैं, बट कॉम्पाउंड असाइनमेंट लाइक प्रोफेशनल जैसा लगता है, बाकी दोनों होते तो सेम ही है. यू कैन सी जस्ट द एग्जाम्पल्स. देन देर आर यूनरी ऑपरेटर्स. यूनरी ऑपरेटर्स बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और बेसिकली ये ऑलवेज इंक्रीमेंट बाय 1 होता है. मतलब मान लो मैंने ए प्लस प्लस लिखा है और ए की वैल्यू 1 है, तो ए प्लस प्लस जैसे एग्जीक्यूट होगा ए की वैल्यू 2 हो जाएगी. ऑल राइट, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर से बढ़ता है, डिक्रीमेंट भी एक नंबर से कम होता है. देन व्हाट डू हियर वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बनाते हैं, जैसे कि इक्वल.
अगर दोनों चीज़ें एक है मतलब x इज इक्वल टू 3, तो मतलब x और 3 बराबर हैं। फिर नॉट इक्वल टू मतलब x और 3 बराबर नहीं है, x शायद 4 है और 3 तो 3 है, मतलब अलग अलग ही हो गए। देन वी हैव लेस देन, ग्रेटर देन, यार जो बेसिकली हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन होते हैं। फिर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारे भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो विच डिफाइंस लाइक अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और अ वेरिएबल एंड एन इंटीजर और समथिंग। सो देन व्हाट डू वी हैव इज लॉजिकल ऑपरेटर। सो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? लॉजिक बनाने के लिए। यार सिंपल सी चीज़ है कि यार मान लो तुम लोग को कोई दो तीन चीज़ें एक साथ कंपेयर करनी है, कैसे करोगे? इफ़ स्टेटमेंट से अगर तुम लोग को प्रूव करना है कि ए बी से और सी से दोनों से बड़ा है, तो 4 बार यार इफ़ स्टेटमेंट लिखने से अच्छा एक बार बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगा दो, सिंपल हो जाएगा। तो हमारे पास एंड ऑपरेटर होते हैं, और ऑपरेटर होते हैं, नॉट ऑपरेटर होते हैं। एंड ऑपरेटर मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू हो तब ट्रू करता है, और ऑपरेटर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो तब ट्रू रिटर्न करता है। और नॉट ऑपरेटर चेक क्या करता है? नॉट ऑपरेटर बेसिकली ये चेक करता है कि यार ये दोनों सेम तो नहीं है, सेम नहीं है, ओके ट्रू, यू गो, दैट्स इट। सो लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर है। तो अब बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली हम ज़्यादा तो नहीं बंदे डीप में जाने वाले, ऊपर ऊपर से लेने वाले। बिटवाइज ऑपरेटर्स हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जो कि हम ज़्यादा करते नहीं है। तो बिटवाइज ऑपरेटर को तुम लोग ऊपर ऊपर से स्किम एंड स्कैम कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू गो डीपर देन वील हैव अ ट्यूटोरियल ऑन टू इट। सो वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। बट जावा में लोकल, इंस्टेंस और क्लास, ये 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल्स मतलब खुलेआम बना दिए, किसी काम के नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किए हैं। जिन वेरिएबल्स का फंक्शन के बाहर कोई अस्तित्व नहीं होता, किसी ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल कर दिए तो उनको बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो लोकल वेरिएबल्स हो गए। इंस्टेंस वेरिएबल किस तरह के? जैसे कि सिर्फ एक क्लास में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब कई सारे फंक्शन इकट्ठा हो गए, क्लास बनाते हैं, तो उस क्लास के अंदर ही वो काम के होते हैं, उसके बाहर नहीं होते। एंड देन देयर इज क्लास वेरिएबल्स। तो क्लास वेरिएबल को तुम लोग ग्लोबल वेरिएबल की तरह से भी जान सकते हो, जिसको स्टैटिक कीवर्ड से इनिशियलाइज किया जाता है। मतलब मान लो कि नाम लिखना है मेरे को, तो नेम लिखने की जगह स्टैटिक नेम ऐसा लिखा जाता है, उसको स्टैटिक आगे लगाया जाता है उसके। That is how it works. So now we are going to move to access permissions. Like 3 access specifiers होते हैं जिनके बारे में हमने अभी अभी बात। तो ये बेसिकली होते 3 तरह के हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। सो इसमें मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है नेम नाम का। नेम नाम का मैंने मान लो एक फंक्शन बनाया है क्लास के अंदर। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ हर एक फंक्शन में। मतलब मान लो मेरे पास 10 क्लास हैं, एक नेम का क्लास हो गया, एक स्कूल का क्लास हो गया। तो अगर नेम क्लास के अंदर से मेरे को कुछ भी एक्सेस करना है स्कूल के अंदर, तो उसको मैं अपने पब्लिक में रखना पड़ेगा। नहीं समझे? ये यार प्रैक्टिकल में ज़्यादा सेंस बनाएगा, बट सिर्फ एक बार चार्ट को 2-3 बार देख लो कि पब्लिक में अगर हमने कुछ भी रखा है तो उसको सब एक्सेस कर सकते हैं। वो क्लास भी एक्सेस कर सकता है, उसका बच्चा भी एक्सेस कर सकता है, मतलब सब क्लास, और जो क्लास के बाहर है वो लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में थोड़ा सा रूल्स बदल जाते हैं। इसको अगर समझना है तो तुम लोग इस तरह से समझ सकते हो कि यार मान लो कि एक पब्लिक फ़ोन बूथ है, ऑलराइट। और पब्लिक फ़ोन बूथ को कौन एक्सेस कर सकता है? हर एक आदमी एक्सेस करता है, हर राह चलता आदमी एक्सेस कर सकता है उसको। प्रोटेक्टेड कैसे होते हैं? मान लो कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पापा का फ़ोन, तुम्हारे पापा एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सेस विद परमिशन। पर कोई राह चलता हुआ आदमी यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता। एंड देन देयर इज़ प्राइवेट मतलब तुम्हारा खुद का फ़ोन, तुम खुद एक्सेस करते हो, लॉक लगा के रखते हो, है ना? क्रोम की हिस्ट्री क्योंकि कई लोगों ने क्लियर नहीं की होती, तो प्राइवेट रखते हैं वो अपने पास, किसी और को एक्सेस नहीं देते। तो इस तरह से एक्सेस स्पेसिफायर काम करते हैं। इसको प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छे से हम समझेंगे। सो दिस वॉज जस्ट मोटा मोटा बेसिक्स ऑफ जावा। सो टिल देन डू द हार्ड वर्क, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट।